वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं पीस स्टडी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूं। आज हम लोग इस क्लास के अंदर द्विघात समीकरण से रिलेटेड सारी बातें सीखेंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद यूट्यूब पर आप लोगों को कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर जीरो से एडवांस तक सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ। बच्चों इससे पहले मैंने आप लोगों को बहुपद नाम का एक जो चैप्टर था हमारा मैथ एनसीईआरटी 10th क्लास का, उसका सोल्यूशन मैंने आप लोगों को दे दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां पर जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप लोगों को आई बटन में भी उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसे देख लीजिएगा। या फिर इस वीडियो के एंड में भी आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण होती क्या है। आज चूंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, क्योंकि मैं आज बाहर हूं, तो मुझे लगा कि शायद वीडियो लेट ना हो जाए, तो इसलिए मैं आज आपको कॉपी पे पढ़ा रहा हूं। लेकिन आगे की क्लासेस जो होंगी आपकी वो रेगुलरली बोर्ड पर ही चलने वाली हैं। तो द्विघात समीकरण बेसिकली क्या होता है, दो वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ पर पहला द्यू और दूसरा है घात। तो द्यू प्लस घात, द्यू का मतलब हो गया हमारे पास में दो, और घात को पावर कहते हैं, यानी कि घात। अब ये घात क्या है, घात के बारे में बात करते हैं। घात जो होती है बच्चों यहाँ पर, जैसे x, y और z, हमारे पास में इनको कहते हैं चर। इनको कहते हैं हम चर, इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स। बहुत ध्यान से समझनी है यहाँ पर बातें। तो चर की जो ऊपर लगा हुआ होगा सर के ऊपर, जैसे यहाँ मान लो 2 लगा गया, यहाँ 3 लगा दिया, यहाँ 4 लगा दिया, तो बेसिकली ये पावर्स कहलाती है हमारी, इन्हें घात कहते हैं हम लोग। राइट इतना आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा, 8th में भी सीखा होगा। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है कि यहां पर एक कंडीशन दे रखी है आपको। यहां कंडीशन क्या है कि द्विघात समीकरण ऐसी समीकरणें कहलाएंगी जिसमें चर की घात कितनी होगी, 2 होगी। केवल 2, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, केवल 2 होनी चाहिए। 2 से छोटी हो सकती है लेकिन 2 से बड़ी नहीं हो सकती। यानी कि अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं, मैं यहां पर आप लोगों को अगर लिख के दिखाऊं एक दूसरी स्केच से, तो यहां पर अगर हम द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो क्या है, वो क्या है हमारा, वो देखते हैं अब हम। तो हमारा व्यापक रूप जो होता है वो इस तरीके से होता है कि ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म है हमारी, ये द्विघात समीकरण की फॉर्म है। यहां पर वेरिएबल की पावर यानी कि x की पावर देखेंगे तो 2, यहां पर 1 है और यहां पर 0 है। तो यहां इस पूरे समीकरण के अंदर सबसे बड़ी पावर 2 है, इसलिए इसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। दूसरी बात, इतना पार्ट आपने पहले पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, जिसे हम बहुपद भी कहते थे। बहुपद, अगर आपने बहुपद के आगे 0 लगा दिया तो समझ लीजिए ये समीकरण बन गया। इसे क्या कहेंगे, समीकरण। इसीलिए इसे द्विघात समीकरण कहेंगे, ना कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ax² प्लस के bx प्लस c, बस ये इतना, ये कहलाएगा बहुपद। ये है द्विघात बहुपद, और ये चीज हम बहुत अच्छे से पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं, अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस देखी हैं तो यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा रिकॉल करा देता हूं आप लोगों को। द्विघात समीकरण बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है, द्यू और घात। द्यू का मतलब होता है 2, और घात हमारी बेसिकली क्या होती है, जो भी चर के ऊपर, सर के ऊपर लगी हुई गिनती है, कोई भी चीज है, वो आपकी क्या कहलाएगी, यहां पर पावर कहलाएगी, घात कहलाएगी। यहां पर हमारे पास x, y, z ये चर हैं। इसके अलावा p, q, r या u, v, w ये भी हमारे पास चर होते हैं, इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। इनमें चर की घात 2 होनी चाहिए। तो द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण जो आ गया, वो आपको एग्जाम के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस बात को आप बिल्कुल अपने पास याद करके रख लीजिए। इस समीकरण के अंदर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये बात ध्यान रखना है आपको। a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि भाई जरा सोचो, यहां पर अगर a के बराबर 0 आ गया तो फिर ये 0, ये तो खत्म हो जाएगा ना। देखो 0 इंटू x² प्लस के bx प्लस के c, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो प्लस bx प्लस c बराबर 0 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण तो बचा ही नहीं, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, पावर हो गई 1, तो इसे रैखिक समीकरण कहेंगे हम।
तो इसका मतलब ये है किसी भी द्विघात समीकरण के अंदर अगर आपके एक्स स्क्वायर है, जो कि ऑब्वियसली होगा ही, तो उसका जो कोफिशिएंट है, जो उसका गुणांक है, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। अगर वो शून्य हो गया तो वो द्विघात समीकरण नहीं बनेगी, वो रैखिक समीकरण बनेगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, इस बात को आपको याद रखना है। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कुछ टचअप करेंगे और हम देखेंगे इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स कौन सी हमारे द्विघात समीकरण है या नहीं है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, एनसीईआरटी एग्जामिनेशन बोर्ड यूपी बोर्ड की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यहां पर यूपी बोर्ड में 4 ऑप्शन में से वो एक ऑप्शन ये पूछ लेता है, मतलब यहां से एक क्वेश्चन आपको चेकआउट करने के लिए आ जाता है कौन सी द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आइए इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। तो बच्चों हमारे पास में यहां पे उदाहरण नंबर 2 की बात मैं कर रहा हूं, अभी मैं एक नहीं करा रहा हूं, एक बाद में कराऊंगा। यहां पे उदाहरण नंबर 2 है, आप लोग यहां पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जैसे यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये हमें जांच करनी है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x-3। अब ये हमारे पास में एक सवाल दे रखा है, अब हमें ये प्रूफ करना है इसके अंदर कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण मतलब इसे सॉल्व करने के बाद अगर इस फॉर्म में हमारे पास में रिएक्शन बचती है या समीकरण बचती है तो वही हमारी द्विघात समीकरण कहलाएगी। हम इससे कंपैरिजन करेंगे बाद में। तो पहले से सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे इंप्लाइज दैट लगाना है जब दोनों साइडें लेके चलते हैं हम लोग। तो बच्चे यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इंप्लाइज दैट लगाने के बाद देखिए x-2 का होल स्क्वायर, यहाँ a-b का होल स्क्वायर खोलेंगे, क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, इस फॉर्मूले की हमें नीड है। ये होता है a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, ये हमारा फॉर्मूला खुल गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x-3। इतना ही ऐसे चलता रहेगा सेम। अब यहां पर कोशिश कीजिए इंप्लाइज दैट के नीचे ही आए, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 4 और ये हो जाएगा माइनस के 4x और ये हो जाएगा प्लस 1, इसे इधर ले आइए माइनस के 2x, इसे भी इधर ले आइए तो माइनस का है इधर आके प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दीजिए, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये दोनों हो जाएंगे माइनस के 6x और ये हो गया 4 और 1 5 और 5 और 3 8 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास में फाइनल इक्वेशन आ गई। अब इस फाइनल इक्वेशन को हमें कंपैरिजन करना है किसके साथ, जो हमें दे रखा है, कौन सी के, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके साथ बच्चों हमें क्या करना है, इसका कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, यहां देखिए x स्क्वायर है, ठीक है, x है, c है, तो इसका मतलब यहां पर सबसे बड़ी पावर जो आ रही है वो आपकी 2 आ रही है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो इसका मतलब ये हमारा द्विघात समीकरण है। इतना हमें सॉल्व करना है, इससे ज्यादा इसमें बताना नहीं था। तो ये 1 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन यहां पर आपके आ जाते हैं, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद है ये वाला सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बात करते हैं बच्चों अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 और आगे है x-2। ये हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कुछ नहीं करना आपको, सिंप्लीफाई में जो जैसा कह रहा है वैसा करिए। देखिए ये कह रहा है अंदर इसकी मल्टीप्लाई करो, चलो साहब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये a प्लस बी a-b का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसे a प्लस बी a-b का फॉर्मूला बनाएंगे। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, आगे यहां करोगे तो ये बन जाएगा x, और इनमें तो हो गई। अब इस प्लस 8, अब ये a प्लस बी माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा यहां से ये कट जाएगा तो ये तो खत्म हो गया। तो हमारे पास में क्या बचा, x प्लस 8 और ये बचा माइनस का 4, इसे इधर ले आइए या इसे इधर ले आइए, कुछ भी कर लीजिए, ये इधर आ गया 4 बराबर 0 बचा और ये हो गया x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इस सवाल को देखिए आप लोग ध्यान से, इसमें सबसे बड़ी पावर यहां वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है, 1। तो इसलिए ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। पता चल गया क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ी पावर जो आ रही है वो आ रही है हमारी 1। अगर मान लीजिए यहां पे 2 आती तो आपका द्विघात समीकरण कहलाता। द्विघात समीकरण इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक घात आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग जांचते हैं किसी भी समीकरण को कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। वीडियो यहां तक अच्छी लग रही है तो बच्चों एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट ही नहीं किया और मैं सवाल करता चला गया, और जब मैंने उठकर देखा तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये था कि ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है
और हमें इसमें जांचना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसके अंदर पहले x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो 2x² और यहां पर कर देंगे तो ये 3x हो जाएगा। इसे प्लस का था इधर ले आए माइनस में हो गया, ये प्लस का था इधर ले आए माइनस का हो गया, इज इक्वल टू में 0 बचा, राइट। उसके बाद में 2 में से 1 गया तो 1x² बचा, ये ऐसे ही, ये एज इट इज ऐसे ही। ये तो पूरी समीकरण हमारी हो गई, इससे ज्यादा से सॉल्व कर नहीं सकते। तो इस समीकरण में आप ध्यान से देखेंगे तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर यहां पर 2 है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है। अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, अब तक होल स्क्वायर आ रहा था लेकिन यहाँ पे क्यूब है। तो इसे किस तरीके से ओपन करेंगे, सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, हमें सर्वसमीकरण याद होनी चाहिए। क्या कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर, राइट। तो यहाँ पे a की जगह पर x है, b की जगह पर 2 है, फॉर्मूले में लगाएंगे x क्यूब, यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस 3, ये देखिए 3 और a की जगह पर x है और b की जगह पर यहाँ 2 है और a की जगह पर फिर से x है और फिर प्लस b की अगेन 2 हो जाएगा, राइट। उसके बाद में देखिए x की पावर 3 और x की पावर 3 से कैंसिल, ये तो एज इट इज ऐसे ही आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8। तो ये आ गया 8, 3 दूनी 6 और x ऐसे ही, ये ब्रैकेट सेम ऐसे ही, ये माइनस का था इधर आके हमने प्लस में ले लिया। 8 और 4 कितने हो गए टोटल 12। यहां अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x², इससे करेंगे तो 12x हो जाएगा, राइट। ये इसमें जुड़ चुका है। अब ये सही से लिख लीजिए, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात और फिर सबसे एंड में ये। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें इससे ज्यादा सॉल्व हो नहीं सकता। तो यहां पर देखेंगे कि यहां पर सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर 2 है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। तो यहां पर आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल 2 के सारे पार्ट करा दिए हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब बात करते हैं हम उदाहरण नंबर 1 की। उदाहरण नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैं यहां पर आपको कराने जा रहा हूं। वो क्या है, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे मतलब अंटे जो होते हैं, वो शीशे वाले नहीं होते, गोल गोल से, उनके बारे में बात चल रही है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। लेकिन इससे ऊपर अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप तो उसमें लिखा हुआ है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है, आपको कंचों की संख्या नहीं निकालनी है, मतलब आपको सिर्फ द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ देनी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे हल्का क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर की दृष्टि से। तो यहां पर हम देखिए मानेंगे क्या, तो मानेंगे कि माना जॉन के कंचों की संख्या बराबर x है और उसके बाद में जीवंती के कंचों की संख्या मान लीजिए, जीवंती के कंचों की संख्या, भाई दोनों का जो योगफल है वो 45 है ना, दोनों का योगफल 45 है, तो इसे मानना पड़ेगा आपको 45 माइनस x। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए x से x कट जाएगा, 45 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से एक ही वेरिएबल के अंदर मानना है, ध्यान रखना है, एक ही वेरिएबल के अंदर। वैसे तो हम y भी मान सकते थे यहां पर, लेकिन फिर हमारी द्विघात समीकरण नहीं बनती, वो 2 वेरिएबल में हो जाती, जो कि हम बाद में एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 2 रैखिक समीकरणों वाला। तो यहां पर उनकी बात नहीं चल रही है, 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण, उनकी बात नहीं चल रही है, एक ही वेरिएबल में बनाना है। अब वो कह रहे हैं प्रश्नानुसार, ये मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया है, आप लोग देखिएगा। प्रश्नानुसार वो क्या कह रहे हैं कि दोनों ही 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5 कंचे खो देने के बाद तो लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद जॉन के कंचे बराबर, भाई इसमें से 5 खो दिए तो x माइनस 5 बचेंगे। बात सही है, ठीक है। सेकंड बात क्या है, जीवंती के कंचे पूछ लो आप। जीवंती के कंचे 5 खो देने के बाद तो भाई 45 माइनस x और माइनस के 5 और, तो 45 में से 5 गए तो ये बचे 40 माइनस x। बात समझ में आ गई। अब ये और ये आगे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इनका गुणनफल 124 है, इन दोनों का गुणनफल। तो पुनः प्रश्नानुसार क्या है कि इन दोनों का गुणनफल, भैया इनका गुणनफल वो कितना है, 124 है,
तो बच्चों अब क्या, अब देखिए ये कह रहा है कि इनका गुणनफल 124 है। अब हमें सिंपली क्या करना है, आपको x की अंदर मल्टीप्लाई करनी है, तो करिए, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई करनी है आपको इसके अंदर। तो ये हो जाएगा 40x, फिर x की इससे करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 5 की इससे करोगे तो हो जाएगा 4 पंजे 20 यानी कि 200, और इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 5x बराबर 124। अब यहां पर हमारे पास में क्या क्या है, सबसे पहले इसे और इसे दोनों को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 45x, ये हो गया एक्स स्क्वायर, 200 इधर ही ले आओ, 200 और इसे इधर ले आए माइनस के 124 बराबर 0। भाई इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये तो ऐसे रहेगा, तो 45x माइनस के एक्स स्क्वायर और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस 324 बराबर 0। राइट, अब यहां से बड़ी पावर को पहले लिखा जाएगा, उसके बाद छोटी पावर को लिखा जाएगा, और उसके बाद इसे लिखा जाएगा। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ये वाली संख्या इधर आई है तो प्लस की हो जानी चाहिए। जी नहीं, ये इसलिए प्लस की नहीं होगी क्योंकि ये बराबर के एक ही साइड में चल रही है, जो भी कुछ है, कोई बराबर बॉर्डर कूद के नहीं आई है। अगर बराबर कूद के आती तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, गुणा का भाग, भाग का गुणा हो जाता है। ठीक है, यहां पर एक ही साइड में बात चल रही है, इसलिए ये एज इट इज ऐसी ही रहेगी। अब यहां से आप लोग माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस का 45 हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 324 बराबर 0। माइनस को ले जाइए 0 में, तो हमारे पास में आ गई, लो जी भाई साहब, ये आपके पास में समीकरण आ गई है। बस हमें इतना ही बनाकर छोड़ना है, द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ देना है। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग पीछे वीडियो करके जरूर देख लीजिए इसे, ताकि आपको एक प्रॉपर तौर पे अच्छा सा ये समझ में आ जाए, क्योंकि आगे क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण के वो इसी तरीके से होंगे। इन्हें इबारती प्रश्न कहते हैं। तो इसमें थ्योरी होती है और थ्योरी से हम लोग कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे। उदाहरण नंबर 1 का सेकंड पार्ट है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मतलब बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुछ निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो यहां पर आपको संख्या नहीं निकालनी है, सिर्फ आपको द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ देना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आप लोग इसे रख सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेट करना पड़ेगा। लेट क्या करना है, सबसे पहले मानेंगे हम खिलौनों की संख्या, तो लिखेंगे माना उस दिन खिलौने की संख्या बराबर x। ठीक है, अब वो ये कह रहा है सेकंड पार्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं, जो खिलौने का मूल्य है वो 55 में से उस दिन की संख्या घटाने पर है। तो यानी कि अगर आपको यहां से क्या निकालनी है, लागत, खिलौने की लागत निकालनी है, तो 55 में से उस दिन की संख्या घटाओ, तो ये आ गई साहब। ठीक है, समझ में आ रही होगी, ये प्रश्नानुसार है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये ATQ है। राइट, अब उसके बाद में मोटी सी एक बात बताओ भाई मान लो कि 5 रुपए की कोई चीज 1 किलो है। ठीक है, तो यहां पर 3 किलो कितने रुपए की होगी ये बताना है। तो भाई क्या करना पड़ेगा, 3 की रुपए के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो निकल के आएंगे, तभी तो 15 रुपए आएंगे। राइट, ऐसे ही ये खिलौनों की संख्या है, ये उसकी लागत है। इन दोनों की लागत जो आ रही है वो कितनी आ रही है, आपकी बुक दे रखी है, देखो 750 रुपए आ रही है। तो 50 कब आएगी, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग। तो यहां पर x गुणा 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750 रुपए। अब आप लोगों ने इससे सिंप्लीफाई करना है, तो यहां 55 की इससे करोगे तो हो जाएगा 55x, इसकी इससे करोगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। आपको कुछ नहीं करना, इंप्लाइज दैट लगाना है। इसे इधर ले आइए तो ये हो गया 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस के 750 बराबर 0। इसे पहले लिखना पड़ेगा हमें, तो माइनस के एक्स स्क्वायर, उसके बाद x वाला आएगा तो प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, प्लस 55x और ये आ जाएगा माइनस के 750 बराबर 0। यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, ये बचा माइनस के 55। भाई माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के सभी निशान जो हैं वो उल्टे हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, देखो प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, सिंपल, बराबर 0। अब इस माइनस को इधर ले जाइए, तो जो हमारे पास में इक्वेशन आई वो कुछ ये आई कि एक्स स्क्वायर माइनस के 55x
प्लस के 750 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में समीकरण आई है। हमें सिर्फ इतना ही छोड़ना है, इससे ज्यादा आपको इसे नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या बताना है, इसके अंदर स्थिति बतानी है, यानी गणितीय रूप में इसे व्यक्त करना है और कुछ नहीं करना। तो यहां पर ये हमारे पास में एग्जाम्पल हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि आज हमने सिर्फ इसमें परिचय जाना है और इसमें कुछ उदाहरण किए हैं हमने। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी बच्चों वो आएगी इसकी एक्सरसाइज पे 4.1, वो हम पूरी इसके अंदर करेंगे, पूरी कवर करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। पीस स्टडी अभी हमारा चैनल नया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों के साथ शेयर करिए, ताकि वो अच्छे से मैथमेटिक्स को सीख सकें, समझ सकें। ठीक है, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी, टेक केयर एंड बाय।